हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा चौहान हमारे यूट्यूब चैनल लीगल विंग से आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लीगल टर्म्स की ये सीरीज चल रही है और ये है वीडियो नंबर 3। इससे पहले हमारा वीडियो नंबर 1 और 2 आ चुका है। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको दिया हुआ है, आप जाके उस पर देख सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता दूँ, एमपी में 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद आईपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, हर जगह, इवन आपके आरजीएस में इंटरप्रिटेशन का एक सब्जेक्ट होता है प्री में, जिसमें आते हैं क्वेश्चन 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं, और मेंस में इसमें डेफिनेटली आता है। तो काफ़ी सारी आपकी मैगजीन वहाँ पर काम आने वाली है। तो हमने देख लिया था अल्फ़ाबेट A to C हम कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम डी और ई को कवर करने वाले हैं, और वीडियो अगर लेंथी नहीं हुई तो हम एफ को भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम छोटी छोटी वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप कम समय में बहुत ही प्रोडक्टिव स्टडी कर सकें। ऑलराइट, पीडीएफ को लेके बच्चों को डाउट था, तो हम पीडीएफ पूरा सीरीज कंप्लीट होने के बाद ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये एज इट इज अपलोड कर दूंगी। तो सबसे पहले आज डी से हमारी जो स्टार्ट होती है वो है डेमनम साइन इंजूरिया। ये टॉर्ट की तो बैकबोन है, आन मान शान। टॉर्ट जो है हमारा पूरा 2 लैटिन मैगजीन पे डिपेंड करता है। वन इज डेमनम साइन इंजूरिया एंड अनदर वन इज इंजूरिया साइन डेमनम। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, आपको डेमनम मतलब डैमेज, नुकसान हुआ है किसी तरह का, साइन विदाउट, और इंजूरिया मतलब लीगल इंजरी। कानूनी तौर पे आपके किसी भी तरह का राइट का कोई वायलेशन नहीं हुआ है, लेकिन आपको मॉनेटरी बेनिफिट का नुकसान जरूर हुआ है, तो वो है डैमेज विदाउट इंजरी। इंजरी यहाँ पर कौन सी होती है, लीगल इंजरी। ऑलराइट, तो ये आपकी हो गई। फिर उसके बाद आता है डी फैक्टो। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब मेरे देख लीजिए नोट्स का हिस्सा है। मैंने आपको बिल्कुल वैसे ही पीडीएफ लेकर आई हूँ। सब स्टार लगा हुआ मिलेगा, टिक लगा हुआ मिलेगा, अंडरलाइन लगा हुआ मिलेगा, है ना। तो जो मैं खुद पढ़ रही हूँ, मेरी सिस्टर को पढ़ा रही हूँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ, वही आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो डी फैक्टो का क्या मतलब होता है, इन फैक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है डी जूरे। डी जूरे का मतलब होता है लॉ की नजरों में जिसे रिकॉग्नाइज किया गया है, जो उसको लॉ अप्रूव करती है ना, बाय राइट इन लॉ, तो वो होता है डी जूरे। जूरे मतलब लॉ से रिलेटेड है शब्द, और फैक्टो मीन्स फैक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपको ये टर्म देखने को मिलेगी हिंदू गार्जियनशिप के एक्ट में। ठीक है, तो उसमें 2 तरह के गार्जियन, 3 तरह के गार्जियन बताए गए हैं। एक होता है डी फैक्टो गार्जियन, एक है डी जूरे गार्जियन, और नोशनल। ठीक है, इसी तरह से सीपीसी के एलआर, सीपीसी में जो एलआर की डेफिनेशन क्लॉज में दी गई है, वहां पर भी आपको 3 तरह के एलआर देखने को मिलेंगे। इस तरह चार्ट बनाया करो हर चीज का। डी जूरे एलआर आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है डी फैक्टो एलआर था, और नोशनल एलआर। ये तीनों हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेक्शन 2 के अंदर कौन सा सब क्लॉज है जो एलआर को परिभाषित करता है बताइए। एलआर भी बताइएगा और मीन्स प्रॉफिट के बारे में बताना है ना, दोनों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट है डी हॉर। डी हॉर का मतलब क्या होता है, आउटसाइड। ये आपको याद रखना है, आउटसाइड मीन्स फॉरेन, या एक फ्रेंच टर्म है। नेक्स्ट है डी नोवो। डी नोवो का मतलब होता है बिल्कुल न्यू कर देना, समथिंग न्यू, किसी चीज को ऑल्टर कर देना, है ना। ये आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आती है, और आप मुझे सेक्शन कमेंट बॉक्स में बताइए। इन सब के आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, लेकिन मैं पहले वेट करूंगी आप मुझे आंसर बताएं इन क्वेश्चन का। कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा सेक्शन है जो डी नोवो एग्रीमेंट से संबंधित है। ठीक है, फिर आता है डाइज नन। इस नन का मतलब होता है नो, नो, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, डेज नो, ऐसा डे जिस दिन आपको काम नहीं करना, नो वर्क डे। ठीक है, तो उसका मतलब होता है डाइज नोन। नेक्स्ट आता है डिसीट। डिसीट आप सभी लोग जानते हैं, फ्रॉड में काफी यूज आता है, इन कॉन्ट्रैक्ट में भी यूज आता है, आईपीसी में भी यूज आता है। ओके, तो कोई भी ऐसे 2 सेक्शन अगर आपको याद हो जहां पर ये शब्द यूज किया गया है तो आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। एनीथिंग इंटेंडेड टू मिसलीड अनदर, किसी व्यक्ति को मिसलीड करना है, पथभ्रष्ट करना है, उसको धोखा देना है, कि उद्देश्य से जो काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं, डिसीट कहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो क्या है, डेल कैडर एजेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, ये डेल कैडर एजेंट जो होते हैं, मर्केंटाइल एजेंट जो होते हैं, जो कंसिडरेशन के बेस्ड पे और कोई रेम्यूनरेशन जैसे पैसा मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं, डेल कैडर एजेंट कहते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा एजेंसी वाले चैप्टर में।
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो एजेंसी होती है वहां पे डायल कैडर एजेंट के द्वारा किया गया एग्रीमेंट या एजेंट क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। ये क्वेश्चन प्री में आपके कई बार आ चुका है। मैं आपको एक छोटा सा फंडा बताती हूँ। जिस भी प्रोविजन में, कॉन्ट्रैक्ट में, टीपी में, जिस भी प्रोविजन में ये चीज दे दी जाए कि ये वैलिड है, वॉइड है या वॉइडेबल है, ये 3 शब्द को याद रखना, वॉइड, वॉइडेबल एंड वैलिड। ठीक है, तो इन 3 शब्दों वाले कॉन्सेप्ट से ना क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, जैसे फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, टीपीए में एक फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर होता है। फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर से किया गया जो कॉन्ट्रैक्ट होता है या ट्रांसफर होता है, उसका इफेक्ट क्या पता है कैसा होता है? उसका इफेक्ट होता है वॉइडेबल, और बच्चे क्या लगा के आते हैं, वॉइड। तो इसीलिए मैं कहती हूँ शब्दों को पकड़ा करो बेरख के। ज्यादातर क्या सोचोगे कि फ्रॉड से किया गया ट्रांसफर तो वॉइड होगा, नहीं, उसका इफेक्ट वॉइडेबल होता है। सेक्शन देखिएगा, है ना। और अगर कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करो तो कर सकते हो कौन सा सेक्शन है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। नेक्स्ट हमारा जो है लेटर मैगजीन, देखिए कौन सी है, डेलीगेट, प्रोटेस्ट, नॉन प्रोटेस्ट, डेलीगेरी। इसका मतलब होता है वंस यू डेलीगेट अ पावर एंड देन यू कैन नॉट फर्दर डेलीगेट सच पावर। ओके, इसका मतलब है कि आपको किसी ने कोई पावर दी है, उसको आप दूसरे को दे नहीं सकते। ठीक है, मैं जैसे आपको एक होमवर्क देती हूँ कि भाई ये एक आंसर है, इस आंसर को लिखना। अब आप ये नहीं है कि इस आंसर को अपने भाई बहन से लिखवा के लेकर आ जाओ। क्लियर। नेक्स्ट है उसके बाद डिक्टम। डिक्टम का क्या मतलब होता है, स्टेटमेंट ऑफ लॉ मेड बाय जज इन द कोर्स ऑफ हिज डिसीजन बट नॉट नेसेसरी टू द डिसीजन। इसका मतलब ये है कि आपने देखा होगा दो तरह के लॉ वाले में था। एक होता है ऑबिटर डिक्टा, उसी से संबंधित है ऑबिटर डिक्टा। एक होता है रेशो डिसेंटी। क्या होता है, रेशो डिसेंटी। ठीक है, तो ये वही डिक्टम ऑबिटर डिक्टा का, ऑबिटर मतलब अदर, डिक्टा मतलब डिक्टेट किया हुआ। तो जजेस जो भी अपने जजमेंट में चीजें डिक्टेट करवाते हैं अदर देन मेन बॉडी ऑफ द जजमेंट, वो सब क्या कहती हैं, ऑबिटर डिक्टा, और उसे हम क्या समझते हैं, डिक्टम। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्पोनो। इसका मतलब होता है कन्वे लीगली। लीगली बताइए। एडजस्टम जेनरिस, इसका मतलब होता है सेम जेनरस ऑफ सेम जीन या सेम जेनरस। ठीक है, एक ही तरह के मीनिंग का जो सिनोनिम होते हैं ना एक तरह से, वो ये क्या है, ये है आपका रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इंटरप्रिटेशन जो मैंने कहा था उसमें बहुत सारे रूल्स आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंस में लिखने के लिए भी आता है। तो ये वही कहता है कि एक ही तरह के जो भी लॉ होंगे, सॉरी शब्द होते हैं, उनका मतलब कैसा समझा जाता है, सेम, सिमिलर, सेम काइंड के शब्द समझे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है एस्टोपल। एस्टोपल भी आप सभी जानते हैं, इससे फैमिलियर होंगे। टू स्टॉप। एस्टोपल का क्या मतलब होता है, टू स्टॉप, किसी को क्या करना, स्टॉप कर देना। किस चीज के लिए स्टॉप कर देना, डिनाइंग, किसी चीज को मना कर देने से स्टॉप कर देना। पहले तो आपने कह दिया कि ये मोबाइल मेरा है, ले खरीद ले। ठीक है, 5,000 रुपए में आपने अपना मोबाइल बेच दिया, और अब क्या कहते हो, नहीं 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 सर, ये तो मेरा मोबाइल था ही नहीं, मेरा मोबाइल वापस दिलवाया जाए। तो भाई नहीं, आपको क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया डिनाई करने से। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एविडेंस एक्ट में एस्टॉपल का सेक्शन कौन सा है, टीपीए एक्ट में एस्टॉपल से संबंधित कौन सा सेक्शन है। ठीक है, चलिए ऐसे आप पढ़ोगे हर चीज को मिक्स कर करके, देखो यहाँ सीपीसी भी आ गया, टीपी भी आ गया, एजेंसी भी आ गया, है ना, तो आपका सब कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्स पार्टी। एक्स पार्टी का क्या मतलब होता है, एक्स का क्या मतलब होता है, जो हो चुका है, भूतकाल, है ना, भूत में उसको चीज रिप्रेजेंट करते हैं। मिस जो हो जाती है, जो अभी नहीं है, प्रेजेंट में, है ना, उपस्थित नहीं है, अभी नहीं है आपके पास, उसे क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। एग्जाम्पल, एक्स ऑफिसर, अब आप ऑफिसर नहीं हो ना, पहले थे। एक्स बॉयफ्रेंड, अभी नहीं है ना। एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, तलाक हो जाता है तो आपके एक्स हस्बैंड हो गए, है ना। तो ये सब चीजें एक्स क्या बताता है कि जो चीज अभी नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है ना। और पार्टी का मतलब होता है पार्टी। किसी केस में, किसी केस में जो पार्टी उपस्थित नहीं होती है उसे कोर्ट सबसे पहले क्या डिक्लेयर करता है, एक्स पार्टी। इसका मतलब नॉट प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट नहीं है, अब इसके ऊपर या तो ऑर्डर दे दो या जजमेंट दे दो। ठीक है, आपको पता है सीपीसी में एक्स पार्टी ऑर्डर अलग चीज है, इसका अलग ही रूल है। एक एक्स पार्टी जजमेंट, इसका अलग रूल है। बच्चे सिर्फ एक ही याद रखते हैं, ऑर्डर 9, रूल 13। ध्यान से पढ़ोगे चीजों को तो खुद बारीकियां निकाल सकते हो। ठीक है,
तो एक्स पार्टी का मतलब क्या होता है? प्रोसीडिंग इन द एब्सेंस ऑफ अदर पार्टी। क्या मतलब होता है? प्रोसीडिंग इन द एब्सेंस ऑफ अदर पार्टी। नेक्स्ट है एक्स टर्पी कॉजा नॉन ऑरिटर्स एक्सक्यूज का मतलब होता है नो एक्शन अराइजेस फ्रॉम एन इलीगल इमोरल कॉज। ये वाली लैटिन मैक्सिम मैंने इसी चैनल पे टॉट में पढ़ाई थी, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ाई थी। आप मुझे बताइए टॉर्ट में ये चीज कहाँ है और कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ पर है? फैक्टम, फैक्ट्स जो होते हैं, इसका क्या मतलब होता है फैक्टम का? देखिए, फैक्टम का मतलब होता है बियॉन्ड ह्यूमन फोरसाइट, मतलब जो मानव उस चीज को सोच न सके, है ना, मानव की सोच से परे। किससे परे? सोच से परे। तो क्या है? फैक्टम। नेक्स्ट आता है फैक्टम प्रोबेंडम। ये एविडेंस एक्ट से रिलेटेड है, दोनों फैक्टम प्रोबेंडम एंड फैक्टम प्रोबेंस, ठीक है। क्या होता है फैक्टम प्रोबेंडम? फैक्ट इन इशू विच इज टू बी प्रूव्ड। ऐसा फैक्ट इन इशू जिसे अभी हमको क्या करना है? प्रूव करना है, ठीक है। फिर इस पे क्या लगेगा? बर्डन ऑफ प्रूफ के प्रोविजंस रखेंगे। नेक्स्ट आता है फैक्टम प्रोबेंस। क्या होता है? रेलेवेंट फैक्ट होता है इसका मतलब, ठीक है। ये दोनों एमपी में बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार आ चुकी है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है आपके पास, देखिए, फेराई रटुराई, इसका क्या मतलब होता है? डेंजरस बाय नेचर। ऐसी कोई थिंग, ऐसी कोई चीज जो कैसी है? डेंजरस है, लॉ की नजरों में डेंजरस है। ये जनरली यूज आता है आपके वाइल्ड एनिमल के लिए, ठीक है। किसके लिए? वाइल्ड एनिमल्स के लिए। ये अपने इंडिया में इतना काम नहीं आता, बट जब आप किसी एनिमल से रिलेटेड लॉ पढ़ेंगे तब वहां पर ये वाली टर्म आपको देखने को मिलेगी। ओके, टॉर्ट में भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपके आएगी फोर्स मजूरे। फोर्स मजूरे का क्या मतलब होता है? यहाँ पर होता है ऐसा फोर्स, ऐसा कोई फोर्स जिसे आप क्या नहीं कर सकते? कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? कंट्रोल नहीं कर सकते, और उससे होने वाली हानि, क्षति, नुकसान उसे रोक नहीं सकते। तो ऐसा फोर्स जो किसका होता है? मजूरे। दैट मीन्स वाइज मेजर, दैट मीन्स एक्ट ऑफ गॉड। आप समझ में आ गया? इतनी लंबी मैडम ने बात करी। तो क्या होता है एक्चुअली ये जो एक्ट ऑफ गॉड है ना, उसको वाइज मजूरे या सॉरी फोर्स मजूरे या वाइज मेजर भी कहते हैं। और ये आपके आया था, कब आया था? ये आया था आपके आरजेएस 2018 में, जो प्री हुआ था एग्जाम, प्री एग्जाम हुआ था, वहां पर ये फोर्स मजूरे का पूछा गया था कि एक्ट ऑफ गॉड का दूसरा नाम क्या है। अब हम इसका मतलब समझ लेते हैं। जो इसकी डेफिनेशन एक होती है ना, सर्कमस्टांसेस मतलब ऐसी परिस्थितियां बियॉन्ड वंस कंट्रोल, जो किसी इंसान के कंट्रोल से बाहर हैं। इररेजिस्टिबल, कॉमा लगा के लिखा है, या इसको दूसरा समझता है इररेजिस्टिबल, जिसे रोक नहीं सकते, ऐसा फोर्स जिसे हम रोक नहीं सकते, या कंपल्शन, ठीक है। 3-4 मीनिंग है, मैंने मतलब समझा दिया, आपको इजीली इंग्लिश में समझ सकते हो, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट कृपया करके इंग्लिश को रटने की कोशिश ना करें। क्या ना करें? रटने की कोशिश ना करें। क्या करें? समझें। इंग्लिश को क्या करें? समझें। अगर आपने एक एक मीनिंग का शब्द समझ लिया, उसका मीनिंग समझ लिया किसी शब्द का, और उसका यूज समझ लिया कि कहाँ पे शुड आएगा, कहाँ पर वुड आएगा, कहाँ कुड आएगा, मे कब आएगा, माइट कब आएगा, तो आपकी इंग्लिश डेफिनेटली बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, तो इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।